ओके, आज का हमारा टॉपिक है हार्ट टिश्यू फॉर्मेशन। इसमें अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो हमें पता है कि जो बोन, हाँ, तीन फोर टाइप्स के हार्ट टिश्यूज हैं हमारी बॉडी में। बोन, डेंटिन, सीमेंटम एंड इनेमल। बोन, डेंटिन, सीमेंटम, ये जो तीनों होते हैं ना, तीनों हार्ट टिश्यूज, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन और मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन, इसके इनके जो है ना सिमिलर फीचर्स भी होते हैं, आपस में मिलते जुलते होते हैं, सिमिलर फीचर्स भी हैं। बट जहाँ पे कोई रूल होता है तो वहाँ पे एक्सेप्शन जरूर होती है। तो इनेमल में, इनेमल के केस भी हुई है। इसमें इसका मैकेनिज्म फॉर्मेशन का वो काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज इन इन तीनों में, बोन, डेंटिन एंड सीमेंटम में, हमारे पास कोलेजन होती है। कोलेजन हमारे पास क्या करती है? मिनरलाइजेशन करती है। इसमें कोलेजन नहीं होती, इसकी अपनी अमीलोजेनन प्रोटीन होती है, मिलोजेनन। और इसमें जो नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स होती हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट होती हैं। इसमें कोलेजन प्लस नॉन कोलेजनस प्रोटीन इन तीनों में सेम होती है। यानी अगर हम, मैं कहता हूँ कि बोन की जो नॉन कोलेजनस प्रोटीन है वो भी काफ़ी सिमिलर होती है डेंटिन से, और डेंटिन वाली भी सिमिलर होती है। यानी बोन वाली इस डेंटिन में भी पाई जाती है कोलेजनस प्रोटीन, जैसे बोन शैलो प्रोटीन डेंटिन में पाई जाती है। तो जो नॉन कोलेजनस प्रोटीन है वो भी काफ़ी दोनों की मिलती जुलती होती हैं, सिमिलर होती हैं। ओके। अब जो मिनरलाइजेशन होती है, अगर तीनों को देखें तो तीनों का सेम मैकेनिज्म होता है। दो तरह का होता है, मैट्रिक्स वेजिकल से करवाते हैं, प्लस प्लस किससे करवाते हैं? कोलेजन से, कोलेजन की न्यूक्लिएशन से। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने दो मैकेनिज्म बताए हैं। लेकिन हमारे पास जो इनेमल होता है, इनेमल का काफ़ी डिफरेंट केस है। इसमें ये दोनों मैकेनिज्म नहीं पाए जाते। इनफैक्ट ये दोनों मैकेनिज्म जब मिनरलाइजेशन इनिशिएट होती है डेंटिन में, तो वो जो मिनरलाइजेशन होती है वो इनेमल में एक्सटेंड करती है और इनेमल में मिनरलाइजेशन होती है। तो जो तो जो इनमें होती मिनरलाइजेशन होती है वो इनेमल में करवाती है। ये था इसका जनरल ओवरव्यू। अब इसमें दो फेजेस होती हैं बेसिकली। जो हार्ट टिश्यू फॉर्मेशन होती है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे पहले सीक्रेट करते हैं ब्लास्ट सेल्स, जितने भी ओडोंटोब्लास्ट, सीमेंटोब्लास्ट और हमारे पास ओस्टोब्लास्ट। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो फिर कन्वर्ट होता है किस में? यानी इस पे चार्जेस होती हैं और वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है कैल्शियम फॉस्फेट्स, और उसकी उनको कैटलाइज करके हमारे पास क्या बनाता है? क्रिस्टल्स। शुरू में ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होता है, तो फिर हमारे पास जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल की डिग्रेडेशन करते हैं, और उसकी जगह पे क्या आता है? हमारे पास क्रिस्टल की डिपोजिशन होती है, और इस तरह हमारे पास जो हार्ट टिश्यू फॉर्मेशन है उसमें मिनरलाइजेशन होती है। तो ये इसका बेसिक जनरल ओवरव्यू था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल को, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डेंटिन में कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल मेजर होता है, और इनेमल में कौन सा होता है, सीमेंटम में कौन सा होता है, और बोन में कौन सा होता है। ओके। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स की बात करेंगे हम लोग। जो सीमेंटम है, बोन है, डेंटिन है, इनमें एक कॉमन सिमिलैरिटी ये है कि इसमें जो मेजर टाइप होती है तीनों में, टाइप वन होती है, टाइप वन कोलेजन होती है, टाइप वन कोलेजन होती है। बाकी इनका डिफरेंस आता रहता है। यानी अगर मैं बात करूँ बोन की, तो इसमें टाइप वन, थ्री एंड फाइव होती है, और डेंटिन में टाइप वन, थ्री, फाइव भी होती है, 12 भी होती है, समटाइम 14 भी होती है। सेम केस सीमेंटम का है, इसमें भी टाइप वन, थ्री भी होती है, इसमें फाइव नहीं होती, इसमें 14 और इस तरह की कोलेजन की टाइप्स होती है। लेकिन जो तीनों में कॉमन है वो क्या है? टाइप वन कोलेजन होती है। ये तीनों में कॉमन होती है। अब इसमें नॉन कोलेजनस प्रोटीन वो भी तीनों में मिलती जुलती होती है, सिमिलर होती हैं। लेकिन जो हमारे पास इनेमल होता है, लेकिन जो इनेमल होता है उसमें एक नो कोलेजन, यानी इसमें कोलेजन नहीं होती। इसकी अपनी प्रोटीन होती है जिसको हम एमिलोजेनिन कहते हैं। वो इसमें मिनरलाइजेशन कराती है, अमीलोजेनिन। और नॉन कोलेजन जो नॉन अमीलोजेनिन होती हैं जो कि इसकी मिनरलाइजेशन को कंट्रोल करती हैं, नॉन अमीलोजेनिन्स। ये दो दो तरह का केस है ना। कोलेजन फॉर्मेशन कराती है, मिनरल फॉर्मेशन, और नॉन कोलेजनस प्रोटीन क्या कराती हैं? मिनरल फॉर्मेशन को रेगुलेट करती है। यानी उसको अगर स्टॉप करना हो, ग्रोथ को रोकना हो, तो कौन रोकती है? नॉन कोलेजनस। यानी जो रेगुलेट करती हैं वो नॉन कोलेजनस हैं, और जो बनाती हैं वो कोलेजनस प्रोटीन्स हैं। किस में? डेंटिन, बोन और सीमेंटम में। इनेमल में कौन सी प्रोटीन होती है? कोलेजन नहीं होती। ये याद रखना है कि इनेमल में कोलेजन नहीं होती। इसी वजह से तो ये बाकियों से डिफरेंट है। इनेमल का फॉर्मेशन, ये कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं है। और इसमें जो फॉर्मेशन कराती है मिनरल फॉर्मेशन, वो कौन सी? अमीलोजेनिन। और जो स्टॉप कराती है, रेगुलेट कराती है, वो कौन सी है? नॉन अमीलोजेनिन हो गई। अब अब अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो सेल होता है ना हमारे पास, प्लास्ट सेल्स, उसकी जब वो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बनाता है तो उसकी पोलराइजेशन होती है। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि पहले जो न्यूक्लियस होता है सेल का, वो सेंटर में पड़ा होता है। लेकिन फिर अगर ये दूसरा मैं सेल ड्रॉ करूँ, लेकिन वो फिर माइग्रेट करके प्रोक्सिमल पोजीशन की तरफ चला जाता है यहाँ पे।
प्रॉक्सिमल पोजीशन यहाँ पे, और हमारे पास आगे इसके पड़े होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे आगे पड़े होते हैं गोल्जी, देन हमारे पास यहाँ पे पड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये गोल्जी हो गया। अगर इस पैटर्न को देखें तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन का पैटर्न लग रहा है। हमें भी पता है कि हमने ऑर्गेनिक मैट्रिक्स क्रिएट करना है, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन करानी है। प्रोटीन बेसिकली याद रखना है कि प्रोटीन, क्योंकि इसमें प्रोटीन का रोल ये होता है कि इसने कैटालाइजेशन करनी होती है। अगर मैं एंजाइम को देखूँ तो एंजाइम क्या करता होता है, ए प्लस बी एंजाइम कन्वर्ट करता है किस में, सी प्लस डी में, यानी प्रोडक्ट बनाता है हमारे पास सी, और ये बाई प्रोडक्ट है। तो इसमें भी सेम केस होता है, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट्स PO4 नेगेटिव प्लस हाइड्रोक्सल आयन। इसमें जो एंजाइम होते हैं कोलेजिनस यानी कोलेजन या अमीलोजेनिन मैं कह लूं, ये क्या करवाता है, इनको क्रिस्टल में कन्वर्ट करता है। कौन सा क्रिस्टल, हेक्सागोनल क्रिस्टल। हेक्सागोनल क्रिस्टल में इसको कन्वर्ट करता है, और ये हमारे पास इसकी क्या हो जाती है, मिनरलाइजेशन की, मिनरलाइजेशन का स्टार्ट करवाता है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस में जीन की क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन, वहां से जीन आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन कराता है। कोलेजन हो गया, अमीलोजेनिन्स हो गई। कोलेजन में मेन कौन सी टाइप होती है, टाइप 1। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर प्रोटीन जाती है गोल्जी अपरेटस के पास। ये इसमें मॉडिफिकेशन करके ये वेसिकल की फॉर्म में या तो सक्रीट कर देता है, क्योंकि हमें पता है कि जो मिनरलाइजेशन होती है वो दो फॉर्म में होती है, वेसिकल में, मैट्रिक्स वेसिकल में, या कोलेजन में। दो तरह की प्रोटीन ये सक्रीट करता है। फिर ये दोनों जो प्रोटीन्स होती हैं ये हमारे पास क्या कराती हैं, हमें मिनरलाइजेशन करा के देती हैं। तो ये था ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। एक बात और कि इनेमल वाहिद टिश्यू नहीं है जिसमें कोलेजन नहीं होती। जो टाइप होती है ना, जो टाइप होती है सीमेंटम की, एपिकल सर्वाइकल सीमेंटम जिसमें सेल्स नहीं होते, ए सेलुलर, उसमें भी हमारे पास क्या कोलेजन नहीं होती। तो इनेमल वाहिद टिश्यू नहीं है जिसमें, वाहिद हार्ड टिश्यू नहीं है जिसमें कोलेजन नहीं होती। सीमेंटम जो सेलुलर, ए सेलुलर सीमेंटम होता है उसमें भी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल। मिनरल का अगर जो इसमें मिनरल्स होते हैं, यानी कि जो हार्ट टिश्यू में मिनरल होता है उसकी फॉर्म क्या होती है, क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो क्रिस्टल का बेसिक फार्मूला, जो मालिकुलर फार्मूला होता है, वो कैल्शियम 10 फॉस्फेट 6 है और हाइड्रोक्सिल आयन 2 होते हैं। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट सेल को, कि यूनिट सेल में कितने होते हैं हमारे पास, कैल्शियम कितने होते हैं, फॉस्फेट कितने होते हैं, और हाइड्रोक्सिल आयन कितने होते हैं। तो इनकी जो यूनिट सेल की रेपिटेशन होती है, इसकी रेपिटेशन से क्या बनता है, क्रिस्टल। और क्रिस्टल रॉड, इनेमल में रॉड्स बनाते हैं, रॉड मिलके हमारे पास क्या बनाता है, इनेमल की लेयर। और डेंटिन में ये क्रिस्टल्स मिलके डेंटिन की फॉर्मेशन कराते हैं। रॉड्स, इनेमल और ये डेंटिन। शेप की टाइप की बात करें तो ये हेक्सागोनल होता है, ठीक है, ये हेक्सागोनल होता है। क्रिस्टल्स की शेप किस तरह की होती हैं, क्रिस्टल की शेप भी दो तरह की होती है, नीडल लाइक या प्लेट लाइक होते हैं, और या इनेमल में ये रिबन लाइक होते हैं, रिबन लाइक इन इनेमल। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, एक तो इसका इंटीरियर होता है, एक आउटर सरफेस होती है, यानी ये इसका इंटीरियर होगा, ये इसकी आउटर सरफेस होगी क्रिस्टल की, और इसके इर्द गिर्द जो है हाइड्रेशन शेल होता है। तो तीसरा क्या होता है इसके स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल में, हाइड्रेशन शेल। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयंस इन क्रिस्टल्स। क्योंकि ओरल कैविटी में डिफरेंट तरह के मिनरल्स होते हैं या आयंस पाए जाते हैं, जिसमें कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड, फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, ये सारे पाए जाते हैं। तो क्योंकि ये क्रिस्टल है, इसमें भी पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं, तो इनको ये रिप्लेस करते रहते हैं, चार्जेस इनको रिप्लेस करते रहते हैं। और यानी रिप्लेस का मतलब सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है इसकी क्रिस्टल की। तो उनमें अगर हम सबसे पहले बात करें कैल्शियम को मेनली हमारे पास मैग्नीशियम और सोडियम रिप्लेस करता होता है। इसके अगर याद ना रहे तो इस तरह याद कर लेंगे, कैल्शियम भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और मैग्नीशियम और सोडियम भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव को रिप्लेस कर रहा है। और फॉस्फेट को मेनली रिप्लेस करता है कार्बोनेट्स। और जो हाइड्रोक्सल होते हैं, हाइड्रोक्सल को कौन रिप्लेस करता है, फ्लोराइड, और क्या रिप्लेस करता है इसको, क्लोराइड्स।
कार्बोनेट्स जो है ना हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस कर सकता है, ये बोथ को रिप्लेस करता है, बोथ फॉस्फेट्स और हाइड्रोक्सिल को। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास क्रिस्टल है तो यहाँ पे कैल्शियम है, तो कैल्शियम को कौन रिप्लेस करेगा, मैग्नीशियम सोडियम, और हाइड्रोक्सिल को कौन रिप्लेस करेगा, फ्लोराइड क्लोराइड या कार्बोनेट्स, और फॉस्फेट्स को कार्बोनेट्स रिप्लेस करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब जो मैग्नीशियम होता है जब ये रिप्लेस करता है कैल्शियम को, तो ये क्रिस्टल की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। और जो कार्बोनेट्स होते हैं ये जो है ना क्रिस्टल की डिसोल्यूशन को यानी उसकी डिसॉल्विंग पावर को इंक्रीज कर देता है। और जो फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स होते हैं ये जो है ना क्रिस्टल की रिजॉर्प्शन को या उसके डिसॉल्व को स्लो कर देते हैं या डिक्रीज करते हैं, क्योंकि फ्लोराइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से जो है ना ये इसकी डिसोल्यूशन को डिक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट है मिनरलाइजेशन। दो मैकेनिज्म होते हैं इसके और दोनों इनेमल में नहीं पाए जाते, यानी ये दो मैकेनिज्म जो पढ़ेंगे मैट्रिक्स फिजिकल का और हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन का, दोनों इनेमल में नहीं होते। इनेमल में डिफरेंट होते हैं वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन जो बेसिक है हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स और वेजिकल और हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन का। इनेमल में डिफरेंट का, इस इनेमल में होता ही नहीं है। बेसिकली जो अभी तक आइडेंटिफाई या अभी तक हमें डिस्कवर नहीं हुआ कि इनेमल में कौन सा मैकेनिज्म है मिनरलाइजेशन का। तो जो बॉन्ड डेंटिन और सीमेंटम में होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैट्रिक्स फिजिकल और हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स फिजिकल को। जो मैट्रिक्स फिजिकल होता है ये होता है कि जो हमारे पास ब्लास्ट सेल्स होते हैं वो अपनी मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस यहाँ पे होता है, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये गोल्जी। यहाँ पे जीन की ट्रांसक्रिप्शन होती है, यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन प्रोटीन बनती है, प्रोटीन गोल्जी में जाती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देके एक मैट्रिक्स वेसिकल सीक्रेट करते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स वेसिकल होता है ये सेल मेम्ब्रेन, इसके जो बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है ये सेल मेम्ब्रेन होती है कवरिंग में। इसके अंदर पड़ी होती हैं कैल्शियम एंड फॉस्फेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। कौन कौन सी, नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, सेकंड पे कैल्शियम एडिनोसिन फॉस्फेटेज, प्रोटियोग्लाइकेन्स, कैल्शियम फॉस्फोलिपिड्स। अब होता ये जो हमारे पास मैट्रिक्स वेसिकल है इसके अंदर ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। ये असल में क्रिएट करता है माइक्रो इन्वायरमेंट, जिसमें क्या होता है कि ये जो कैल्शियम और फॉस्फेट बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं ये कैल्शियम और फॉस्फेट को अट्रैक्ट करती हैं और क्या बना देती हैं, हमारे पास क्रिस्टल बना देती हैं। देखें, कैल्शियम और फॉस्फेट्स और हाइड्रोक्सालाइन वैसे पड़े होते हैं, लेकिन उनकी बॉन्डिंग कराना वो भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में या क्रिस्टल में, तो ये ऐसे खुद ब खुद नहीं होती। तो इसके लिए प्रोटीन्स होती हैं जिनके ऊपर चार्जेस होती हैं, तो वो प्रोटीन कैल्शियम और फॉस्फेट्स और हाइड्रोक्सालाइन को अट्रैक्ट करती हैं और अट्रैक्ट करके उनकी बॉन्डिंग करवाती हैं या बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कराती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हेक्सागोनल एक स्ट्रक्चर या क्रिस्टल बनता है जो कि मिनरलाइजेशन करवाता है हमें। तो ये मैट्रिक्स फिजिकल का कॉन्सेप्ट है ये। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन का। इसमें ये होता है कि सेल्स, ब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, ब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, सेम लाइक जैसे न्यूक्लियस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी से प्रोटीन्स की सिक्रीशन होती है, इसमें ब्लास्ट सेल क्या करते हैं, कोलेजन की फॉर्मेशन बनाते हैं। तो मेनली जो सब में कॉमन होता है वो कौन सा होता है, कोलेजन टाइप 1। इमेजिन करिए कि ये हमारे पास कोलेजन है, इसके ऊपर पोर्स होते हैं, पोर्स और होल्स होते हैं, जैसे ये डिप्रेशन को पोर्स समझ लें। तो कोलेजन के ऊपर पोर्स और होल्स होते हैं और इन पोर्स और होल्स में होते हैं एटॉमिक स्पेसिफिक एटॉमिक चार्जेस होते हैं। ये जो एटॉमिक चार्जेस होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं किसको, कैल्शियम फॉस्फेट्स और हाइड्रोक्सालाइंस को। जब ये इनको अट्रैक्ट करते हैं तो इनकी ये बॉन्डिंग करवा देती है, जिसके नतीजे में क्रिस्टल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन। अब ये जो जहाँ पे एटॉमिक चार्जेस होती हैं ये डिफरेंट जगहों पे ये अट्रैक्ट करते हैं, तो हर जगह पे जहाँ पे ये क्रिस्टल बनते हैं हम उसको कहते हैं न्यूक्लिएशन पॉइंट। तो जैसे ये समझ लें ये एक न्यूक्लिएशन पॉइंट है, ये एक न्यूक्लिएशन पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा।
तो यहाँ पे जब स्टार्ट होगी क्रिस्टल फॉर्मेशन, बेसिक जो स्ट्रक्चर यूनिट बनेगा यूनिट सेल, फिर उससे एक और स्ट्रक्चर क्रिस्टल यूनिट सेल, इस तरह बनता जाएगा, इधर से भी बनता आएगा और ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे। इधर से हर जगह से क्रिस्टल की फॉर्मेशन जब होगी तो जब ये एक्सपैंड करेगा तो आपस में ये फ्यूज कर जाएंगे और इस तरह हमारे पास ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा क्रिस्टल का। तो दो मैकेनिज्म थे, कौन कौन से, मैट्रिक्स वेसिकल और हेट्रोजीनस। दोनों ही एनिमल में नहीं होते, दोनों ये किस में होते हैं, बोन, टेंडिन और सीमेंटम में होते हैं। मैट्रिक्स वेसिकल में क्या होता है, मैट्रिक्स वेसिकल एक स्क्रीड होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं कैल्शियम फॉस्फेट्स और हाइड्रोक्सिल आयन को, उनकी कैटलाइजेशन कराती हैं जस्ट लाइक एंजाइम्स, और उससे क्रिस्टल्स बनते हैं। क्रिस्टल्स फिर हार्ट टिश्यू की फॉर्मेशन कराते हैं। और हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन में क्या होता है कि कोलेजन सीक्रेट करते हैं ब्लास्ट सेल्स, और कोलेजन के ऊपर चार्जेस होते हैं, स्पेसिफिक चार्जेस होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं किसको, कैल्शियम फॉस्फेट्स और हाइड्रोक्सिल आयन को, और उनको अट्रैक्ट करके इनके क्रिस्टल बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जिन्होंने हेक्सागोनल बनाते हैं। वो जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फिर मिलके हमारे पास मिनरलाइजेशन कराता है। नेक्स्ट है क्रिस्टल की ग्रोथ, इनिशियली फास्ट होती है देन स्लो डाउन हो जाती है। रेगुलेशन की बात करें तो नॉन कोलेजनस प्रोटीन क्या करती हैं, क्रिस्टल को कवर कर देती हैं। सपोज ये क्रिस्टल है, तो यहाँ पे क्योंकि एक बेसिक यूनिट से दूसरा बेसिक यूनिट बनता है, तो अगर मैं इसको कवर कर दूं ऐसे प्रोटीन के जरिए तो क्या होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट्स वो नहीं लग पाएंगे। ठीक है, जब वो नहीं लगेंगे तो नया बेसिक यूनिट नहीं बनेगा। इस तरह हमारे पास इसकी रेगुलेशन हो जाती है नॉन कोलेजनस प्रोटीन के जरिए। दूसरा ये होता है कि एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम्स। अब क्योंकि अल्कलाइन फास्फेटेज कराता था फॉर्मेशन, क्रिस्टल फॉर्मेशन, लेकिन जो एसिड फास्फेट क्योंकि अपोजिट है, तो एसिड तो ये क्या कराएगा, इसकी क्रिस्टलाइजेशन को स्टॉप कर देगा। या पायरोफॉस्फेट्स, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट्स ये भी स्टॉप कराते हैं। तो पायरोफॉस्फेट्स यानी पीपीआई ये भी क्रिस्टल फॉर्मेशन को स्टॉप कर देंगे। तो जहाँ पे भी एसिड होगा वो क्रिस्टल की ना सिर्फ फॉर्मेशन को स्टॉप कर देगा, इनफैक्ट उसकी जो है ना डिग्रेडेशन शुरू करा देगा क्रिस्टल की, एसिड। यही वजह होती है कि जब इन्हें हमारे माउथ में जब एसिड बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, डी मिनरलाइजेशन होती है तो उसकी, और डेंटल केयर स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है अल्कलाइन फास्फेटेज। हमें पता है कि ये मिनरलाइजेशन में रोल प्ले करता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट रोल हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब इसको देखें तो ये टिश्यू नॉन स्पेसिफिक इसको कहते हैं, टिश्यू नॉन स्पेसिफिक अल्कलाइन फास्फेटेज भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, और ये पाया जाता है मैट्रिक्स वेसिकल में और सेल मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट टिश्यू फॉर्मिंग सेल्स। अब इसका अगर देखें रोल इन मिनरलाइजेशन में, तो ये दो तरह से करता है। पहला ये है कि ये पायरोफॉस्फेट्स को क्लीवेज करता है, क्लीवेज के नतीजे में फॉस्फेट्स आयन को सेपरेट करता है, PO4 फॉस्फेट्स आयन को सेपरेट करता है, और ये फॉस्फेट्स आयन की अवेलेबिलिटी कराता है कहाँ पे, मिनरलाइजेशन साइट्स के ऊपर जहाँ पे क्रिस्टल की ग्रोथ होती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। दूसरा इसके डिस्टिंक्ट कुछ फंक्शंस हैं डिफरेंट, लेकिन वो अब तक सम डिस्टिंक्ट फंक्शंस वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए, लेकिन इसके फंक्शंस हैं ऐसे ही कुछ और भी। ओके, अब आ जाती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस टू मिनरलाइजेशन साइट्स। इसके दो मैकेनिज्म हैं, ट्रांससेलुलर और इंटरसेलुलर। ट्रांससेलुलर ये होता है कि जो सेल है यानी सेल के अंदर से होके अंदर से होके क्रॉस करके मिनरलाइजेशन की साइट पे आते हैं। लेकिन जो इंटरसेलुलर होता है वो सेल के दरमियान से यानी पर्कुलेशन करते हैं और मिनरलाइजेशन की साइट के ऊपर आते हैं। अब जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरसेलुलर को। ये जो मैकेनिज्म होता है मेजरली कहाँ पे होता है, ये मैकेनिज्म ये होता है डेंटोब्लास्ट, सीमेंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट में होता है। तो अगर इसका देखें तो ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से कैल्शियम फॉस्फेट्स आते हैं टिश्यू फ्लूइड में। टिश्यू फ्लूइड सुपर सैचुरेटेड होता है कैल्शियम और फॉस्फेट से। तो यहाँ से जो कैल्शियम और फॉस्फेट्स होते हैं यहाँ से दोनों सेल के दरमियान से सर्कुलेशन करके मिनरलाइजेशन की साइट के ऊपर आते हैं और क्रिस्टल फॉर्मेशन या मिनरल फॉर्मेशन कराते हैं।
तो एक तो ये मैकेनिज्म हो गया। अब ये होता है सीमेंटोब्लास्ट में, क्योंकि सीमेंटोब्लास्ट के सेल्स भी पीडीएल के फाइबर क्योंकि इनके दरमियान से गुजरते हैं तो ये सेपरेटेड होते हैं, इस वजह से इनमें स्पेस होती है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट यहाँ से गुजर सकते हैं, तो यहाँ से गुजरते हैं। और ओडोंटोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट दोनों में कोई जंक्शन नहीं होता, कॉम्प्लेक्स टाइट जंक्शन नहीं होता। ओडोंटोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट में नो कॉम्प्लेक्स टाइट जंक्शंस, तो इनमें कोई टाइट जंक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से ये यहाँ से आसानी से कैल्शियम और फॉस्फेट पर्कुलेशन करके यहाँ तक मिनरलाइजेशन की साइड पे आते हैं और मिनरलाइजेशन करवाते हैं। तो एक ये मैकेनिज्म है। दूसरा ये कि इसमें जो मिनरलाइजेशन की साइड है तो उसमें ऑस्टियोइड में ये जो मिनरलाइजेशन की साइड है इसमें ऑस्टियोइड यानी बोन में, और दूसरा इसमें प्रीडेंटिन में, इन दोनों में एल्ब्यूमिन पड़ी होती है, एल्ब्यूमिन पड़ी होती है। अब हमें पता है कि एल्ब्यूमिन अट्रैक्ट करती है किसको, कैल्शियम आयंस को। जब ये कैल्शियम आयंस को अट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, यहाँ से कैल्शियम आयन आएंगे और हमारे पास ये जो मिनरलाइजेशन की साइड है यहाँ पे मिनरलाइजेशन करवाएगा। अब जो दूसरा मैकेनिज्म है इसमें भी ये किसी के, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल, और ये क्या टिश्यू फ्लूइड है, इसलिए सुपर सैचुरेटेड कैल्शियम इन फॉस्फेट्स। यहाँ से जो कैल्शियम और फॉस्फेट्स होती हैं, एक तो मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स होते हैं, यहाँ पे कैल्शियम चैनल लगे होते हैं, यहाँ पे कैल्शियम आती है, यहाँ से गुजरती है, अंदर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन कैल्शियम को लेके यहाँ से सिक्रीट कर देती हैं, यानी सेल की दूसरे एंड से सिक्रीट करके फिर कैल्शियम कहाँ आ जाता है, मिनरलाइजेशन की साइड के ऊपर। एक तो मैकेनिज्म ये है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है कि हमारे पास जो सेल होता है उसमें कैल्शियम अगर 10⁻⁻6 मोल पर लीटर से एक्सीड कर जाए, यानी इससे ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये लाइसोसोम को एक्टिवेट कर देता है, और लाइसोसोम हमें पता है कि डिग्रेडेशन करते हैं सेल की, तो ये अपनी ऑर्गेनेल को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगा। तो इसकी लिमिटेशन ये वाली है। लेकिन इसको भी काउंटर करने के लिए, क्या चीज़ आती है, दो मैकेनिज्म बताए जाते हैं। एक तो ये है कि, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको काउंटर करने के लिए दो मैकेनिज्म बताए जाते हैं। या तो यहाँ पे जो कैल्शियम आती है उसको कैल्शियम चैनल के जरिए कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन पकड़ें और इसको किधर ले जाएं, यहाँ पे रिलीज करा दें। तो इस तरह जो कैल्शियम आएगा वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन पकड़ेगी, वो इधर ले जाएगी, तो सेल के अंदर कैल्शियम नहीं बढ़ेगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो कैल्शियम आता है सपोज उसकी कंटिन्यूस फ्लो हो, यानी सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 10 कैल्शियम आयंस आए, तो 10 ही इधर से निकल जाएं, तो इसके अंदर नेट चेंज 0 आएगा, यानी इसमें जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है वो नहीं बढ़ पाएगी। तो इस तरह अगर कंटिन्यूस फ्लो होता है तो सेल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, और सेल के अंदर अगर कैल्शियम नहीं बढ़ता तो सेल डेथ नहीं होगी। दूसरा इसमें ऑर्गेनेलीज होते हैं, हमें पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों कैल्शियम को स्टोर भी करती हैं। तो अगर कैल्शियम ज्यादा भी हो जाता है तो ये कैल्शियम को स्टोर कर लेती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दो मैकेनिज्म भी हैं सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। या तो ये जो कैल्शियम जितनी भी आती है वो कैल्शियम चैनल के जरिए यहाँ से एंटर होती है और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इनको पकड़ती है और ये बाहर रिलीज करा देती हैं दूसरे एंड से। दूसरा मैकेनिज्म जितने भी कैल्शियम आयंस आते हैं वो बाहर चले जाएं। अब सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 10 कैल्शियम आयन आए और 6 अंदर रह गए और 4 बाहर को निकले, तो इसकी जो कंसंट्रेशन सेल में बढ़ेगी और क्या होगा, लाइसोसोम एक्टिवेट होंगे, लाइसोसोम ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और क्या होगी, सेल डेथ हो जाएगी। तो इसको काउंटर करने के ये दो मैकेनिज्म थे। अब आती है डिग्रेडेशन ऑफ हार्ट टिश्यूज, यानी कि अगर तो इनेमल ज़्यादा बन गया है या इसकी डिग्रेडेशन कैसे होती है हार्ट टिश्यू की, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इनेमल की और बोन की और डेंटिन और सीमेंटम की। इनेमल इन सबसे हट गया है, क्यों, क्योंकि इनेमल के अमीलो क्लास सेल्स नहीं होते। जो इनेमल के सेल्स होते हैं वो जब ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को डिग्रेड करते हैं तो उसके लिए क्या सिक्रीट करते हैं, प्रोटीन। वो प्रोटीन कौन सी होती है, प्रोटीनेजेस, ये ऑर्गेनिक मैट्रिक को डिग्रेड करती है और जो इनेमल होता है उसको भी डिग्रेड करती है। लेकिन जो ओस्टियोक्लास्ट होती है इसमें, अब क्योंकि बोन में सबसे ज़्यादा रीमॉडलिंग होती है बोन में, तो इसमें जो डिग्रेडेशन कराते हैं वो कौन से सेल हैं, ओस्टियोक्लास्ट एंजाइम सिक्रिएट करते हैं, ठीक है, वो एंजाइम क्या करते हैं, बोन की डिग्रेडेशन कराते हैं, ठीक है। अब इसमें जो डेंटिन और सीमेंटम है ये क्योंकि कम टर्नओवर में जाते हैं तो इसमें ज़्यादातर रोल नहीं होता, लेकिन इनके दोनों के सेल होते हैं, ओडोंटोक्लास्ट और सीमेंटोक्लास्ट। अगर तो हमें ज़रूरत पड़ती है डिग्रेडेशन की तो सीमेंटोक्लास्ट प्लस ओडोंटोक्लास्ट ये डिग्रेडेशन कराते हैं। बोन में एक और चीज़ है कि जो ओडोंटोक्लास्ट होते हैं वो मोनोसाइट
यानी जो ब्लड में मोनोसाइट्स होते हैं उन उन उनसे आते हैं। अब जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं वो आते हैं मोनोसाइट से, जो ब्लड वेसल्स में होते हैं, तो ओस्टियोक्लास्ट वहाँ से आते हैं। और जो ओडोंटोब्लास्ट होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, वो आते हैं मीजनकाइम से, क्योंकि मैंने बताया था जितने भी ब्लास्ट सेल्स हैं एक्सेप्ट इनेमल यानी अमीलोब्लास्ट, वो कहाँ से आते हैं, मीजनकाइम इन ओरिजिन है। और अमीलोब्लास्ट कहाँ से आते हैं, एपिथेलियल ओरिजिन है। और ओस्टियोक्लास्ट कहाँ से आते हैं, मोनोसाइट इन ओरिजिन होते हैं। डेंटिन सीमेंटम, बाकी ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है, ठीक है, ओके।